व्हाई इंग्लिश? आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैं स्कूल में था तो अंग्रेजी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इज इट? हाँ। ओके। और एक बात मैंने महसूस की रौनक, अब जिस तरीके की अंग्रेजी हम काम में लेते हैं या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की डिग्रियों की जरूरत है, क्योंकि जो डिग्री में हम पढ़ते हैं जी, वो तो खत्म हो चुकी। 14th सेंचुरी की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। काशी में जो विदेशी भारतीय दर्शन और संस्कृति को सीखने आए, उन सबको संस्कृत सीखनी पड़ी है। ओके। वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे विदेशियों को जानता हूँ जिनकी संस्कृत और हिंदी का ज्ञान हम भारतीयों से बेहतर है। इज इट? कितनी बड़ी विडंबना है। कहने को ये है कि I'm a postgraduate in management and I've got blah blah blah, but that has got nothing to do with my present time. My present time is just a gift of my labor that I did when I left my school and college. Okay. You are religious person और आप spiritual person या फिर आप दोनों हैं? धर्म के प्रतीक चिन्हों को हमने धर्म मानना शुरू कर दिया। मैं उन प्रतीक चिन्हों को नहीं मानता, लेकिन मैं ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता हूँ। अभी जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनके लिए सर क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? जितने भी नए टीचर्स आ रहे हैं वो मजबूरी में न पढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक खासपुरिया। स्वागत है आप सभी का खासबुक पॉडकास्ट पे। दोस्तों, आज हमारे साथ में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं बीकानेर की। ये इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत सिंपल पर्सनालिटी हैं। इनके अचीवमेंट्स की बात करी जाए जितनी उतनी ही कम है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ किशोर राजपुरोहित जी सर की। आपने आई एम श्योर कि इनका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा आर्टिकल्स के अंदर और इंटरनेट पे ज़रूर देखा होगा। तो अभी इनके साथ में एक एपिक पॉडकास्ट हम शूट करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आगे इन फ्यूचर बहुत सारे इनके साथ में कन्वर्सेशन करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा लेके चलता हूं सर के पास में। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू रौनक, बहुत अच्छा हूँ और आज आपसे मिलके निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर। सर, मैं अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा। आप इंग्लिश के बहुत फेमस टीचर हैं, सो व्हाई इंग्लिश? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता रौनक कि क्यों इंग्लिश, शायद डेस्टिन्ड था ये। ओके। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैं स्कूल में था तो अंग्रेजी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इज इट? हाँ। तो फिर आपने ओवरकम कैसे करा इसको? कोई बहुत बड़ा इसके पीछे जादुई परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज के दिनों में बीबीसी वर्ड सुनने की एक बड़ी आदत सी लग गई, जो लेटर ऑन मेरा एडिक्शन बन गया। ओके। वो बीबीसी वर्ड सुनते सुनते फिर उसी तरीके से बोलना, वही एक्सेंट, वो सारी चीज़ें दूसरों से थोड़ी सी बेहतर होने लगी तो लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी। और जब लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी तो पता चला कि कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो अब उस तारीफ को बरकरार रखने के लिए फिर ग्रामर वगैरह सब पढ़नी पड़ी। तो एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आ गया। ऐसा था नहीं कि मेरा कोई बहुत बड़ा सपना रहा हो या मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल किया, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक शौक था, वो शौक धीरे धीरे मेरी ज़रूरत बना और वो फिर मेरी आदत बन गई और अब तो मैं ऋणी हूँ इसका कि ये मेरी पहचान बन गई। सर, अगर हम आपके डिग्रीज की बात करते हैं या फिर आपके स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि 11th और 12th के अंदर आपने आर्ट्स लिया होगा और उसके बाद में आपने बीए प्रेफर करा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। ओह। तो मेरी पहली पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में हुई जी। फिर इंग्लिश में हुई। ओके। फिर मेरी लॉ हुई। ओके। उसके बाद में फिर लॉ में स्पेशलाइजेशन हुआ, क्रिमिनल लॉ में, और फिर स्पेशलाइजेशन हुआ लेबर लॉ में। ओके। तो मेरी स्ट्रीम कभी इंग्लिश की रही नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम कहते हैं जी, वहां से मेरी इंग्लिश पढ़ने की ऑफिशियल शुरुआत पहली हुई। ओके। और एक बात मैंने महसूस की रौनक, अब जिस तरीके की अंग्रेजी हम काम में लेते हैं या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की डिग्रियों की जरूरत है, क्योंकि जो डिग्री में हम पढ़ते हैं जी, वो तो खत्म हो चुकी। 14th सेंचुरी की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। ग्रामर का जहां तक सवाल है, बीए फर्स्ट ईयर से लेके एमए फाइनल तक अब कोई परिवर्तन हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो एमए प्रीवियस में एक पेपर लगता था जिसका नाम था लैंग्वेज एंड इट्स यूसेस। 4 ग्रामर के टॉपिक होते थे, मतलब 100 में से 30 नंबर की ग्रामर और 70 नंबर की फैलेसीज। मेरे साथ के जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब इस बात से परिचित हैं। तो मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज सीखने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होती, वो एक अलग किस्म का पैशन होता है। सर, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश होती है,
क्योंकि मैंने भी अगर अपना स्कूलिंग की बात करता हूँ तो मैं 8th क्लास तक दूसरे स्कूल में था और उसके बाद में मैं कॉन्वेंट स्कूल के अंदर आया। तो मुझे इंग्लिश के अंदर थोड़ा पिच करने के लिए अपनी बात थोड़ा टाइम लगता था। इवन आई हैव पेड फाइन्स टू ताकि मैं इंग्लिश ज़्यादा सीख सकूँ। तो मुझे ये लगता है कि माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत होती है इंग्लिश को सीखने के लिए, और उसके बाद में एक बेहतर एक टीचर की ज़रूरत होती है ताकि वो आपके जो गलतियाँ उनको सुधार सकें। मैं आपकी बात को नटशेल में कह दूं रौनक जी, हमारी जो मदर टंग होती है, मातृभाषा, जी, वो जिस तरीके से सीखी जाती है, दुनिया में किसी भी भाषा को सीखने का वही सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। और वो कैसे सीखते हैं? सुन के, राइट? बिल्कुल सही। जिन जिन लोगों को लैंग्वेज सीखनी हो उनके लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अच्छे क्वालिटी स्पीकर्स को सुनिए, धीरे धीरे वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में आती है, वही आपकी जबान पर आ जाती है। तो पहला सुनना, दूसरा पढ़ना, इन दो से इनपुट बढ़िया हो जाता है। और फिर अगर पैशन है कि मुझे लैंग्वेज बढ़िया करनी है तो आउटपुट इन्हीं के आधार पर हो जाता है। सुनना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सर, इसी बात को हम आगे बढ़ाते लेके चलते हैं। सर, हम देखते हैं कि जब फॉरेनर्स हमारे कंट्री के अंदर विजिट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनसे कन्वर्सेट करने के लिए इंग्लिश के अंदर, इवन ऑटो वाले भी ट्राई करते हैं। और हम भी सर अगर उनकी कंट्री में जाते हैं तो हम भी ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम अपनी जो बातें हैं वो इंग्लिश के अंदर कहें। बट अगर हम नेक्स्ट कमिंग एरा को देखें तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है, और ग्लोबल लीडर बनेगा ऑब्वियसली सर हमारी जो भाषाएं हैं वो और वाइड रेंज पर जानी चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस। सो आपको लगता है इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी और बाकी इंडियन लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि जो फॉरेनर्स यहाँ पर आए वो हमारी लैंग्वेज के अंदर भी बातें करें? आपने जो विषय उठाया रौनक, मैं इस पर 1 घंटे तक बोल सकता हूँ और आपको इतने उदाहरण दे सकता हूँ। काशी में जो जो विदेशी भारतीय दर्शन और संस्कृति को सीखने आए उन सबको संस्कृत सीखनी पड़ी है। ओके। वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे विदेशियों को जानता हूं जिनकी संस्कृत और हिंदी का ज्ञान हम भारतीयों से बेहतर है। इज इट इंटरेस्टिंग? फ्रांस में और इंग्लैंड में सिर्फ एक इंग्लिश चैनल का फर्क है, कुछ किलोमीटर। ओके। फ्रेंच लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। रशियंस अंग्रेजी के साथ में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत बहुत सारे हथियार रशिया से खरीदता है। बिल्कुल सर। भारत को उन हथियारों को ठीक से मैनेज करने के लिए रशियन सीखनी पड़ती है। रशियन वो बात अंग्रेजी में नहीं सिखाते। भाषा को समृद्ध बनाना चाहते हो तो स्वयं को समृद्ध बनाना पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि हम तो कमजोर हो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और हम चाहें कि हमारी भाषा विस्तृत हो जाए। याद रखिएगा, दुनिया अंग्रेजी क्यों सीख रही है? क्योंकि अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर शासन किया। इसी वजह से अगर आप वास्तव में भारतीय भाषाओं को बड़ा बनाना चाहते हैं, उनको विश्व स्तर पर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा रहेगी युवा शक्ति के साथ में युवा शक्ति अपने आप को इतना ताकतवर कर ले कि उन युवाओं को इंटरेक्ट करने के लिए दुनिया में अगर किसी को भारतीय युवाओं से बात करनी है तो भारतीय भाषा सीखनी पड़ेगी। जी, इसलिए भाषा हमारा आत्मसम्मान है। और मैं बहुत सी बार कहता हूं कि राजस्थानी, क्यों नहीं बोले राजस्थानी? हमारा आत्मसम्मान है। राजस्थानी को समृद्ध बनाना है, राजस्थानी कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। हिंदी को समृद्ध बनाना है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर हम ये चाहें कि हमारी हिंदी समृद्ध हो तो हमारे देश को समृद्ध होना होगा। और इसीलिए हमारा दिन भर प्रयास ये रहता है कि जो जो युवा हमारे संपर्क में आए वो आत्मविश्वास से लबरेज हो। उन युवाओं से जिस जिस को काम लेना होगा उन युवाओं की भाषा सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आगे आने वाले 20-25 वर्षों में भारतीय टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला व्यक्ति भारतीय भाषा सीखेगा। सो नाइस सर। राइट सर, मैं आगे फर्दर पूछना चाहता हूँ, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है और आपकी जो पर्सनालिटी है सर, मुझे कोई एक्टर की तरह लगती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बॉलीवुड से रिलेटेड ही होगा। सर, आई एम श्योर कि आपने नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी के अंदर अनिल कपूर जी को एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है। तो सर, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे सर एजुकेशन सिस्टम में? सच बताऊं तो मैं इस प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं। मैं तो दिन भर बच्चों के साथ काम करता हूं। मैंने देखा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को 4 लाइनें हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी में शुद्ध तरीके से लिखनी नहीं आती। जी, शिक्षा मंत्री बनने के बाद में मैं कितना बड़ा परिवर्तन कर पाऊंगा मैंने कभी सोचा नहीं। एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक शिक्षक के नाते मैं शायद बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मैं अपने विद्यार्थियों की भाषा तैयार करवा रहा हूं। ओके। मैं पढ़ाता अंग्रेजी हूं, लेकिन इसके मायने ये कदापि नहीं है कि मेरी हिंदी कमजोर है।
मैं अंग्रेजी को हिंदी के माध्यम से और राजस्थानी के माध्यम से तैयार करवा देता हूँ। तो मेरे संपर्क में आने वाले बच्चे, चाहे वो एक शिक्षक की कैपेसिटी में मेरे संपर्क में आए या मुझे कोई मंत्रालय मिले जिसकी मुझे लालसा और इच्छा भी नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसी जिम्मेदारी दी गई तो मैं बच्चों के व्यक्तित्व पर काम करूंगा। किताबी ज्ञान तो वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले लेंगे जी। तो बच्चों की भाषा बेहतर होनी चाहिए, उनका संस्कृति से लगाव होना चाहिए, उनका मानवीय व्यवहार जो है वो बेहद उन्नत और समृद्ध होना चाहिए। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। तो 12th तक मैं बच्चों को बेसिक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊं। ओके। उनके व्यक्तित्व को शानदार करूं। और आप वैसे भी देख लें 12th तक कितने बच्चे मैच्योर होते हैं किसी विषय को गंभीरता से समझने के लिए। बिल्कुल सही है सर। आज अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास में जो भी ज्ञान है ये सब वो है जो हमने मैच्योर होने के बाद में लिया है। उससे पहले तो रट करके पास हो रहे थे। तो मैं इस रटने वाली विधा को खत्म करके लैंग्वेज को बहुत इजी बना दूंगा। खेल खेल में बच्चे जीवन के वो मूल सिद्धांत सीखें जो जीवन पर्यंत काम आते हैं। अभी हमारी जब शुरू में पॉडकास्ट में बात हुई जी, रौनक में 2 साल मेरिट में था लगातार, 2 साल। ग्रेट सर। और जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ करके मेरिट में आए उन सब्जेक्ट्स के नाम भी मुझे याद नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। कहने को ये है कि I'm a postgraduate in management and I've got blah blah blah, but that has got nothing to do with my present time. My present time is just a gift of my labor that I did when I left my school and college. Okay. तो मुझे लगता है शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, व्यवहारिक बनाने की जरूरत है जी। किताबी चंगुल से इसको बाहर निकाला जाए, एक पूरी रिसर्च हो सारी दुनिया में। बिल्कुल सही है सर। और बच्चों के साथ सहज रूप से जो बच्चे आगे बढ़ सकें ऐसी शिक्षा विकसित होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर। सर मैं और फर्दर आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ के साथ में। आपने बहुत तरह के बच्चों के साथ में काम करा है, पढ़ाया उनको। बट सर कभी आपको लगा है कि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग के अंदर आपके फेवर में नहीं थी बट उनके जो एंड रिजल्ट आए हैं वो आपके फेवर में थे? ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो कभी नहीं रहा मेरे जिंदगी में। बस मैं आपकी बात को थोड़ा सा एंडोर्स कर दूं इस बात से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जब शुरू में मेरे पास में पढ़ने आए तो बिल्कुल होपलेस थे और मुझे लगा कि शायद मैं इन बच्चों से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करवा सकूंगा। ओके। बच्चों ने मुझे गलत साबित किया। वो एवरेज से लंबे समय तक टिके रहे। शुरुआती दौर में वो शायद रिजल्ट्स नहीं दे सके बट दे स्टक टू द बेसिक्स, केप्ट ऑन वर्किंग अ लिटिल हार्डर। और आज उनमें से अधिकांश बच्चे अपने अपने फील्ड में इंग्लिश की अथॉरिटी हैं। ऐसा हुआ भले ही 2%, 3%, 5% हो, उन 5% बच्चों को तलाश करने के लिए मुझे 100% बच्चों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में वो बच्चा जो बहुत मेहनती है उस पर काम करने की कहाँ जरूरत है। वो तो आपका सहयोग लेकर के वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। आपकी जिम्मेदारी उस बच्चे पर फोकस करने की है जिसमें संभावनाएं तो हैं लेकिन दबी हुई हैं। उन्हें प्रमोट करना। तो मैं असफलता या सफलता जो भी कहें उसको मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि जिस बच्चे में शुरू में मुझे संभावनाएं नहीं दिखी, आगे चल करके उस बच्चे ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। यही एकमात्र सफलता या असफलता आप कुछ भी कह दें मेरे जीवन से जुड़ी है। सर मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। Undoubtedly, and that is what life is all about. You expect certain things and you don't get them, and you don't expect that there are certain things, exactly, and you definitely get them. True. Exactly. सर मैंने जैसे अभी क्लास के अंदर एंटर करा तो मुझे काफ़ी सारे जैसे भगवान के आइडल्स देखने को मिले। तो सो यू आर रिलीजियस पर्सन और आप स्पिरिचुअल पर्सन या फिर आप दोनों हैं? रिलीजियस और स्पिरिचुअल, मैं इसको हिंदी के माध्यम से कहूँ तो एक तो होता है धार्मिक जी, एक होता है आध्यात्मिक। जी सर। मैं आध्यात्मिक हूँ। ओके। धर्म के प्रतीक चिन्हों को हमने धर्म मानना शुरू कर दिया। अनडाउटेडली सर। मैं उन प्रतीक चिन्हों को नहीं मानता, लेकिन मैं ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वरीय सत्ता हमारे जीवन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। आध्यात्मिक होना ज्यादा जरूरी है बजाय धार्मिक होने के। सही है सर। तो मैं आध्यात्मिक हूँ। अब आप उसको अंग्रेजी में रिलीजियस या दूसरा कौन सा शब्द, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल आपने काम में लिया था। अंग्रेजी उतनी समृद्ध भाषा नहीं है जितनी हिंदी है। बहुत सी बार मुझे ये लगता है, चूंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वायत्तता जितनी मुझे हिंदी में मिलती है
जी। मेरे विचार मेरे अर्थ में जितने सशक्त तरीके से हिंदी में पहुंचते हैं, अंग्रेजी में शायद नहीं पहुंचते। इसलिए अब भाषा की वर्जना मेरे लिए खत्म हो गई। मैं बोलते वक्त जहां मुझे लगता है अंग्रेजी बेहतर अभिव्यक्त कर सकती है, अंग्रेजी इस्तेमाल करता हूं। मुझे लगता है यहाँ हिंदी बेहतर उपयुक्त है, तो मैं हिंदी का इस्तेमाल करता हूं, भले ही सुनने वाले अंग्रेज हो। ओके। और जहां मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को राजस्थानी के माध्यम से सशक्त तरीके से कह सकता हूं, मैं वहां राजस्थान इस्तेमाल करता जी। हूं। मूल उद्देश्य आकर्षक तरीके से लोगों तक पहुंचना है, और मैं उसके लिए भाषा की किसी वर्जना को नहीं मानता। ओके। तो मैं आध्यात्मिक हूं, शायद धार्मिक व्यक्ति की परिधि में मैं नहीं आता, क्योंकि मैं एक धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह धारण नहीं करता। ओके सर। सर अभी तक हमारा जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी डीप जा रहा था, डीप थॉट्स में जा रहा था। अभी थोड़ा सर उसको थोड़ा लाइट करते हैं। सर अभी जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल का एरा है उसके अंदर जो टीनेजर्स हैं, अगर मैं अपने आप से कंपेयर करता हूँ तो जो हमें चीज़ें मिलती थी वो उनको आज 8-10 साल पहले मिल रही है। बिल्कुल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मोबाइल फोन्स या फिर टू व्हीलर्स। तो सर आप इसके अगेंस्ट में या फेवर में, या फिर आप किस तरह से इसको अपने थॉट्स को बताएंगे? बिल्कुल रौनक, फ्रेंकली स्पीकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अगेंस्ट ना मैं हूं और ना दुनिया में कोई हो सकता है, और अगर होता है तो वो पिछड़ेगा। ये सब चीजें हमारे लिए वरदान है। बिल्कुल सही है सर। जरूरत है इसे इस्तेमाल करने के विवेक की। विवेकशील तरीके से आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को या किसी गैजेट को यूज करें, वो हमारे पक्ष में जाएगा। डेफिनेटली। विवेक शून्य होकर के आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करिए, वो खिलाफ में जाएगा। तो जो टीनेजर्स हैं वो इन सब चीजों से रूबरू हों, परिचित हों, इनके साथ समय बिताएं, लेकिन इनमें खो न जाएं। लक्ष्य नजर से नहीं हटनी चाहिए। करियर बनाना है, हमारे पर्सनल रिलेशंस पेरेंट्स के साथ में अच्छे होने चाहिए, हमारे सोशल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, फिजिकल एक्सर्शन होना चाहिए ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। बिल्कुल सही सर। परेशानी ये हो गई रौनक कि इन चीज़ों के बहाने से लोगों ने अपने आप को एकांत में डाल लिया। पेरेंट्स को समय नहीं देते, समाज को समय नहीं देते, शरीर को समय नहीं देते, और दोष देते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर। आज हमारी दुनिया अगर इतनी आसान बनी है, दुनिया की रफ्तार इतनी तेज हुई है, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। वरदान है, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। और अगर अंध व्यक्ति की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे पक्ष में कभी नहीं जा सकती, और टेक्नोलॉजी के साथ में भी ऐसा ही है। तो जितने युवा सुन रहे हैं, अगर वो मेरी बात को गौर से सुने हैं, तो यूज योर डिस्क्रिप्शन, विवेक का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा। देयर इज ए बून एंड बैन फॉर एवरीथिंग। अनडाउटेडली। सर जैसे अभी टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो टीचर्स के प्रोफेशन को अगर कोई पर्सन प्रिपरेशन भी कर रहा है तो वो भी समझते हैं कि ठीक है, मुझे आई शुड गो फॉर टीचिंग, ताकि मेरा जो सिलेबस है वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो अभी जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनके लिए सर क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सर जितने भी नए टीचर्स आ रहे हैं वो मजबूरी में न पढ़ाएं। ऐसा नहीं हो कि जीवन में सपना कुछ और करने का देखा था, वहां तक नहीं पहुंचे, तो अभी रोजगार का अंतिम साधन मैंने शिक्षण को मान लिया, आप न्याय नहीं कर पाओगे। ईश्वर के बाद सबसे बड़ा स्थान आपका है। पेरेंट्स कितना विश्वास करके अपने बच्चे बच्चियों को आपके पास में भेजते हैं, कल्पना करके देखें। अपने खून पसीने की कमाई आपको फीस के रूप में देते हैं। न्याय करिए उन बच्चों के साथ में, ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा। और अगर आपने इसको व्यवसाय बनाया, बच्चों के साथ में न्याय नहीं किया, तो यहाँ की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी बिगाड़ने के दोषी तो हम होंगे ही, ईश्वर के घर पर भी हमें माफ नहीं किया जाएगा। आम व्यक्ति के वश का नहीं है टीचर बनना। कोई नौकरी करके रोजगार के साधन के रूप में इसको अपना सकता है, लेकिन टीचर बनने के लिए बहुत अलग तरीके का जिगर चाहिए, जो ईश्वर की कृपा के बिना होता नहीं। इसलिए हो सकता है करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बड़ी ग्रोथ कर ली हो, बड़ा नाम हो, लेकिन वो बेहतरीन शिक्षक को मैं नहीं मानता। झोपड़ी में पढ़ाने वाला भी बेहतरीन शिक्षक हो सकता है, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाने वाला भी बेहतरीन शिक्षक हो सकता है। शायद उसके पास में वो फ्लैम्बॉयंस ना हो जो आज के आधुनिक ईरा में दिखती है। इसलिए भी मेरी ये इल्तिजा है सभी बच्चों से कि अपने टीचर्स का चयन बहुत सोच समझ करके करें। कई पीढ़ियां भुगतेंगी अगर टीचर्स ने ठीक से न्याय नहीं किया बच्चों के साथ में। तो जितने मेरे नए छोटे भाई बहन बेटे बेटियां जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर दिल कह रहा है तो बने,
दिमाग कह रहा है तो ना बनाए। बिल्कुल सही एडवाइस है सर, इट विल वर्क 100%ली। सर अभी बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है विच इज़ कैमल फेस्टिवल, और मैंने देखा है कि आपको बहुत बार होस्ट के लिए बुलाया जाता है, होस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। सो वाई किशोर राजपुरोहित सर? रौनक, मैं शायद इस कैमल फेस्टिवल को पिछले 21 सालों से होस्ट कर रहा हूँ। ओह, Good evening, ladies and gentlemen. लगातार 21 साल हो गए। इट्स बीन 2 decades, मोर Yes. देन दैट। इसके साथ ही साथ बुलाया जाता हूँ मैं, पर कभी कभार जाता हूँ डेजर्ट, जो जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल है, इस Okay. बार करके आया मैं। जी, लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी में शेखावाटी फेस्टिवल होता है। मैं ये मानता हूँ कि एक एंकर होना बहुत बड़ी चीज़ है, और इन प्रोग्रामों में जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है। डेफिनेटली सर। तो मैं तो इस एहसास से भर करके ही वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का आदमी हूँ, अंग्रेज़ी ठीक ठाक सी बोल लेता हूँ, तो विदेशी लोगों तक मेरी बात पहुँचाने का एक ज़रिया वो अंग्रेज़ी भाषा बनती है। तो नैतिक जिम्मेदारी समझ करके ही जाता हूँ। इसने मुझे बहुत स्टारडम दिया। बिल्कुल सर। इस होस्ट करने ने मुझे बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में मंच पर वो जगह दिलवाई जो अगर मैं प्रस्तुता नहीं होता तो शायद नहीं मिलती। मुझे कोई मंच के नज़दीक फटकने नहीं देता। ऐसा बहुत सी बार हुआ कि भारत के उपराष्ट्रपति आए, गवर्नर आए या मुख्यमंत्री आए, तो ये लोग जब होते हैं तो एक बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल होता है, आम आदमी मंच के नज़दीक नहीं जा सकता। तो एक प्रस्तुता के रूप में आप उपराष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बीकानेर शहर ने मेरा चयन किया इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, और मैं बड़ी विनम्रता से इसको स्वीकार करता हूँ। सर ये तो मेरा भी सौभाग्य है और हमारी टीम का भी सौभाग्य है कि आपसे हम मिले, जो आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिले हैं और अपने कंट्री को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट्स माय ऑनर टू सर कि मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। अरे सो थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपका इंस्टीट्यूशन है मेहाई सर, उसका मीनिंग बताइए, और मुझे गीतांश वर्ड का मीनिंग बताइए प्लीज़ सर। ये जो आप मेहाई देख रहे हैं, वास्तव में ये एक्रोनिमस है। अगर आप इसकी अंग्रेजी देखेंगे तो वो मेहाई है नहीं। लोग इसका तलफ़ुज़ अलग अलग तरीके से करते हैं। बिल्कुल। पर चूंकि मेरे बनाया हुआ शब्द है, इसलिए इसका उच्चारण भी मैं ही तय करूंगा। प्रॉपर नाउन में ये फैसिलिटी होती है। तो ये मेहाई, बीकानेर के इलाके के लोग जानते हैं कि बीकानेर पर माँ करणी का असीम आशीर्वाद है। मेरा गांव भी देशनोक के पास ही है और हम लोग भी करणी जी के सेवक ही हैं। तो मैं चाहता था कि मुझे बीकानेरियत मिले, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मिले, माँ करणी का भी नाम हो, उसमें कुछ मेरा क्रिएशन भी दिखे। इसलिए ये जो मेहाई शब्द है, ये माँ करणी का ही एक नाम है जिसे हम मेहाई कहते हैं। मेहाई कहते हैं। मैं अपनी चॉइस से इस नाम को चाहता था। इस नाम से मैं विशुद्ध रूप से लड़कियों को समर्पित एक स्कूल चलाता। ठीक है। कन्याओं की स्कूल है जी। माँ करणी का नाम है जी। और उस स्कूल में जिस एजुकेशनल सिस्टम की हम चर्चा कर रहे थे, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। मुझे बच्चियां कॉन्फिडेंट चाहिए, मजबूत चाहिए। तो मैं इस स्कूल के माध्यम से लड़कियों की पर्सनैलिटी के उस एस्पेक्ट पर काम करता हूँ जिससे वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो मेहाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है बीकानेर की बेटियों को। ओके। गीतांश एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने मेरी माँ की मेमोरी में बनाया। मेरी माँ का नाम है गीता और मैं गीता का अंश, गीतांश। ये भी मेरे बनाया हुआ नाम है गीतांश। और गीतांश के माध्यम से कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं, लेकिन अगर कोई कमजोर बच्चा है जिसके पास पे करने को फीस नहीं है या वो मेरे से कोई मदद चाहता है जी। तो मैं उसकी इस गीतांश के माध्यम से मदद करके, ये मेरी माँ को मेरी श्रद्धांजलि है। ओके। तो इस तरीके से मेहाई और गीतांश। मेरा खुद का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, बस उसको लोग किशोर सर क्लासेस के नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी लोगों ने दिया है। सर ये तो अभी मुझे बात पता लगी है। अंटिल अनलेस आपने बताते तो मुझे यही लगता है कि ठीक है ये आपके इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ जी। ओके सर, नेक्स्ट आई वुड बी आस्किंग कि मैंने आपका सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो देखा था,
जब आप जनरल जीडी बख्शी सर से मिले थे, राइट। सर आपका क्या आर्मी की तरफ इंटरेस्ट है या फिर आपको उनसे मिलके कैसा लगा? वुड यू लाइक टू जॉइन आर्मी इन फ्यूचर? अभी तो चलो एज हो गई। हो गई है, बट टेरिटोरियल आर्मी एक ऑप्शन होता है, अप टू द एज ऑफ 40 यू कैन ज्वाइन, बट अगर आपके एज के जो पर्सन्स हैं आपसे कम एज के, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? रौनक, आर्मी ज्वाइन करना नहीं करना सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइकिंग्स हो सकती है, पर मेरी जिंदगी है आर्मी। ओह, मैं नहीं जा सका फौज में, उसके चाहे जो कारण रहे हों, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी की सारी चीजें एक तरफ और फौज को एक तरफ रख सकता हूँ। अगर मुझे अभी कोई ऑप्शन दे के किशोर सर सब कुछ छोड़ दें, आपको फौज में ले लेंगे, मैं चला जाऊंगा। इतना पैशन था। नहीं क्लिक कर सका टाइमली, पता नहीं, बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा, डेस्टिन्ड होती है चीजें। जी। मेरे मेजर जीडी बख्शी साहब के साथ हमारी मुलाकात, मैं एक रोटेरियन हूँ, ओके, और आपको पता है रोटरी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। बिल्कुल सर। तो उसके माध्यम से समाज के अलग अलग अंगों के साथ जुड़ने का और कुछ करने का अवसर हमें मिलता है। तो जीडी बख्शी साहब के साथ हमारा सेशन था उदयपुर में। तो आपने वो जो फोटो देखी होगी, वो जीडी बख्शी साहब के साथ उदयपुर की थी। एक सैनिक के प्रति मेरे मन में इतना सम्मान है, ये मैं शब्दों से तो शायद बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे निजी जीवन में कोई सैनिक या उसके परिवार का कोई भी बच्चा जी मेरे पास अगर आता है तो मैं उसका बेहद सम्मान करता हूं और कोशिश करता हूं कि कोई भी मदद जो ये चाहे वो दी जा सके। देश के बॉर्डर्स पर एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये हमारे सैनिक ही तो हैं, बिल्कुल सर, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा, जी सर। तो सैनिकों के लिए अथाह सम्मान है मेरे मन में। और जीडी बख्शी साहब के साथ अगर मेरी वो फोटो देखो तो शायद वो सम्मान कहीं ना कहीं आपको झलकता हुआ जरूर दिखेगा उसमें। बिल्कुल सर, आई थिंक कि हम इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आर्मी वाले जो बैकग्राउंड पर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के मोर देन 4 इयर्स इसी बैकग्राउंड को दिए हैं सर, इसी को प्रिपरेशन करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेड इट टू द फाइनल्स। मैंने भी एसएसबी दिए हैं, सीडीएस या सर, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट, मैंने सब एग्जाम्स दिए हैं सर, एंड बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल्स। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं रौनक। आर्मी में जाना आम आदमी के भाग्य में ऐसा खूबसूरत अवसर थोड़ी लिखा है। सर बिल्कुल, दैट्स वे ऑफ लाइफ सर। माँ भारती की सेवा करना, आर्मी भी एक लाइफस्टाइल है। एग्जैक्टली सर। तो जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, ईश्वर उनका चयन करता है आर्मी में आने के लिए। तो शायद आप और मैं इतने भाग्यशाली नहीं रहे। बट आई विल बी ट्राइंग सर। एक मेरे पास में अभी ऑप्शन है टेरिटोरियल आर्मी, या लेट्स सी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी करना। या एग्जैक्टली सर। राइट। ओके सर, हम लास्ट राउंड की तरफ मूव करते हैं, विच इज रैपिड फायर राउंड। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा, जस्ट व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड आप फटाफट आंसर दीजिएगा। सर, आपकी लाइफ के ऊपर अगर मूवी बनाई जाए तो विच कैरेक्टर यू विल चूज टू प्ले योर रोल? यू मीन द स्टार? द स्टार सर। वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। बट आपकी पर्सनैलिटी सर मुझे किसी साउथ के हीरो की तरह मैच खाती लगती है सर। हो सकता है, पर मैं तो फैन अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ओके, डेफिनेटली। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर फेवरेट नॉवल? You would be surprised to know, Abhyuday. I don't know whether you would call it a novel or not. I don't know. Okay. It is Abhyuday. And if you talk about, I can talk about Mahasamar, written by नरेंद्र कोहली। अंग्रेजी के बड़े बड़े नाम। मैं सच बताऊं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसलिए लोगों को लगता होगा शायद मैं इंग्लिश म्यूजिक सुनता हूं या इंग्लिश फिल्में देखता हूं या इंग्लिश राइटर्स को। मैं एक का भी नाम नहीं जानता है। मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजी गाने नहीं सुने। मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेज राइटर्स को नहीं पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर के अलावा, जो हमारे सब्जेक्ट में प्रिस्क्राइब था। आपने शेक्सपियर को पढ़ा, डन को पढ़ा, शैले को पढ़ा, मुझे कोई दम नहीं लगा। हो सकता है मैं उनका एनालिसिस करने में सक्षम न रहा हूं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो मजा आप रश्मि रथी पढ़ करके ले सकते हैं, वो मजा दुनिया की किसी किताब को पढ़ के मुझे तो नहीं आया। रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मि रथी लिखी है, नरेंद्र कोहली ने जो महासमर लिखी है, नरेंद्र कोहली ने जो अभ्युदय लिखा है, नरेंद्र कोहली ने जो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, वो सब बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। सर, मीन्स बाय प्रोफेशन यू आर इंग्लिश टीचर, बट आप ज़मीन से जुड़े हैं, आप हिंदी मातृभाषा पर आप ज़्यादा पढ़ना। हाँ, समृद्ध बहुत है हमारी संस्कृति। दुर्भाग्य है कि हम उसके संपर्क में आए बिना उसका विश्लेषण कर लेते हैं।
आज कितनी बड़ी अजीब विडंबना है, भारतीय दर्शन की आलोचना वो कर रहे हैं जिनको दर्शन का द भी नहीं आता। फैशन बन गया यार, हमारे बुजुर्गों का अपमान, हमारी 10,000 वर्षों से पुरानी संस्कृति का अपमान। और कर कौन रहे हैं? जिन्होंने भारतीय दर्शन को कहीं से छुआ भी नहीं। जी। युवा पीढ़ी उसको कहीं ना कहीं पर नई चीजों से आकर्षित हो जाती है, तो युवा पीढ़ी को हमने भारतीय दर्शन तक जाने ही नहीं दिया। वरना भारतीय संस्कृति से बेहतर मैं इस धरती पर किसी को मानता ही नहीं। और बहुत आज से नहीं, जब से पढ़ाना शुरू किया, हर क्लास में हमेशा निसंकोच और निशंक होकर के कहा है कि मैं भारतीय संस्कृति का दीवाना हूं, और इससे बड़ा धरती पर किसी को नहीं मानता। सर ये जो एनर्जी देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे और डीपली जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, ताकि मुझे और अपने देश के बारे में जो अपना पास्ट रहा है, हिस्ट्री रही है, उसको और अच्छे से जान सके। बिल्कुल। हमारा जो दर्शन है, या जो हमारा, जैसे आप धर्म या अध्यात्म कुछ भी कहते हैं, मैं कई बार शब्दों का बेहतर प्रबंधन चाहता हूं, और कई बार मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द ना पकड़े जाएं, मेरी फीलिंग्स पकड़ी जाएं। तो आप उसे धर्म कहें, अध्यात्म कहें, व्हाटएवर यू से, भारतीय जीवन दर्शन, जीवन पद्धति, अध्यात्म, धर्म विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से है। कब भोजन करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए, भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए। जितना साइंटिफिक हमारा सिस्टम है, आज का विज्ञान भी नहीं है। मॉडर्न साइंस में तो अगर सर्जरी नहीं हो तो फेल हो जाए। मॉडर्न साइंस में एक वायरस का इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग तो वो स्थिति पैदा कर देते थे कि आदमी बीमार पड़ता ही नहीं था। बिल्कुल सही है सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वो तो सर वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि आपने बताया कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते ही नहीं है ना। कभी नहीं, आज तक नहीं सुना था मैंने। सर मैं तो आपसे पूछने वाला था कि डेस्पासितो का मतलब क्या है। सर अच्छा, अगर हम हिंदी सॉन्ग की बात करें तो कोई एक ऐसा सॉन्ग है जो आप लाइफ लॉन्ग तक सुन सकते हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं, हजारों हैं ऐसे जिनको मैं दीवानगी की हद तक सुनता हूँ। आजकल तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, पर आज से 20-25 साल पहले जब सिर्फ कैसेट चला करते थे, तो मेरी गाड़ी में जगजीत सिंह के अलावा और किसी की कैसेट्स नहीं मिलती थी। मैं ये मानना नहीं, ये कहना नहीं है कि मैं दूसरों को पसंद नहीं करता। मैं मुकेश का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं किशोर के कुछ गानों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। किशोर कुमार से वर्सेटाइल सिंगर मुझे मिला ही नहीं कोई, मेलोडी कभी रियाज नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी साहब एक अलग जोनर के लोग थे। तो कुमार शानू का भी मैं फ़ैन हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब जिस वक्त जिस मूड में जो गाना अच्छा लग जाए, जगजीत को मैं 24/7 सुन सकता हूँ बिना थके, बिना बोर हुए। और सुना है मैंने, मैं कभी अगर लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ, 5-7 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी है, पता ही नहीं चला। जगजीत सिंह वाज देयर एंड आई एंजॉयड माय राइड। मैं गुलाम अली साहब को भी सुनता हूँ। मैं जो है ना गज़ल गायक हमारे राजस्थान के हैं, जयपुर घराने के, जो बाद में पाकिस्तान चले गए, सबसे बड़े गज़ल गायक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। राहत नहीं, बता दूंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पैराडॉक्सिकल है, नहीं इतने बड़े फ़ैन है और नाम याद नहीं आ रहा। बट सच है, जबान पे अटका हुआ, ऐसा नहीं एक नाम याद नहीं आ रहा। होता है सर। मेहंदी हसन साहब राजस्थान के हैं, और झुंझुनू के पास उनका गाँव है, जो जयपुर रियासत के थे और स्वतंत्रता से थोड़े से पहले पाकिस्तान चले गए थे। उस वक्त के अनडिवाइडेड इंडिया में उनकी बुआ वहाँ रहती थी और तब से वहीं रहना चाहा। खैर, संगीत सरहदों की सीमाओं से परे है। मैं मेहंदी हसन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सर आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते विद फैमिली, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाता कि आपके जो किड्स हैं वो चाहते हैं कि अपने एरा के गाने सुने, बट आप चाहते हैं कि अपने एरा के, तो हाउ वुड यू मैनेज दैट सर? ये मुश्किल है। कभी तो बाप होने की दादागिरी कर लेता हूँ थोड़ी सी, लेकिन अक्सर मैं बच्चों के फीलिंग्स का ख्याल रखता हूँ। बच्चे मॉडर्न एरा में पंजाबी संगीत सुनते हैं, बिल्कुल सर, है ना। तो जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर दादागिरी बच्चों की चलने देता हूँ। ये मैं उस लग्जरी की बात कर रहा था जब मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, और कई बार मैंने अकेला ट्रैवल किया है, और उस समय कंप्लीट मेरी चॉइस के गाने चलते थे। अब बच्चे सुनते हैं, आपको सुनना है तो सुने, न सुनना हो तो आप कहीं ध्यान और लगाएं, लेकिन मैं बच्चों को छूट देता हूँ। मैं चाहता हूँ बाप के राज में बच्चे ऐश करें। हाँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, सर आपके पास में अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बहुत फनी या वियर्ड रीज़न लेके आया अपना कुछ वर्क कंप्लीट ना करने के लिए?
कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट याद आ रहा हो? नहीं, मैं ऐसे होमवर्क तो कभी देता ही नहीं। ओके, अच्छा। मैं रौनक बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मेरे स्टूडेंट से मेरे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे। उन्होंने मुझे कभी अपने बड़े भाई के जैसा माना, कभी पिता के जैसा माना, कभी दोस्त के जैसा माना। तो मेरे बच्चों से ताल्लुकात हमेशा बहुत मित्रवत रहे, लेकिन गरिमा हमेशा रही। फनी कभी नहीं हुए कि बच्चों ने मेरे साथ मजाक किया हो या हमने हा हा ही किया हो। लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन रहता है, लेकिन उसमें जो मर्यादाएं हैं, जो वर्जनाएं हैं, वो कभी नहीं टूटती। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फनी सिचुएशंस तो कभी मेरे सामने आई नहीं। संयत सा व्यवहार रहता है, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे मिले मुझे। मुझे लगता है कि अगर अगला जन्म भी मेरा हुआ और मुझे ईश्वर ने शिक्षक बनाया, तो जो अभी बच्चे मेरे पास रहे हैं अब तक, वैसे ही बच्चे आगे भी मिले मुझे, क्योंकि उन बच्चों ने बड़ा मान दिया है मुझे। उन बच्चों ने मुझे, आज अगर आप गौर से देखें तो मैंने तो कितने 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए। को सारे बच्चों ने रिजल्ट थोड़ी दिए हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा है, जो खुशबू है, उन बच्चों की देन है। मैं तो क्लास से बाहर बहुत कम निकलता हूँ। आज मुझे सारी दुनिया में जो पहचान मिली है, मेरे विद्यार्थियों की वजह से मिली है। बिल्कुल सर। तो मैं अगर भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे लगता है मैं सौभाग्यशाली हूँ। ये बच्चे मेरा पुण्य बढ़ाने के लिए आए मेरे पास में, तो मैं तो वो उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड से उन बच्चों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा अलग सा मामला है अपना, आज की दुनियादारी से थोड़ा सा हटके है, पर ऐसा ही हूँ मैं। सो नाइस ऑफ यू सर। सर, आपके 3 बिगेस्ट लेसन सर आपकी लाइफ की। जिंदगी में जो अनुभवी व्यक्ति है उसका कहा माने। मैंने मेरे जीवन में ये महसूस किया, जब भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो पिता के साथ उसकी सहमति हमेशा बनती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, असहमति होती है। मेरी भी हुई, पर हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसमें पापा की बात काटना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल सर। विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। तो पापा की बात दबाव में माननी पड़ी, लेकिन जब भी रिजल्ट आया तो पापा ही सही रहे। अच्छा। जीवन का अनुभव था हमको। बिल्कुल। और उम्र में एक स्टेज ऐसी आई रौनक, जब मैंने अपने फैसले लेने का सारा अख्तियार अपने पिताजी को दिया। मैंने सारे फैसले लेने का अधिकार मेरे माँ बाप को दिया, और मुझे बड़ा फक्र है कि मैंने मेरे माँ बाप को ये महसूस करवाया कि आप मेरे पिता हैं और इस अधिकार का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैंने मेरे जीवन की कमान पिताजी के हाथ में सौंपी। दूसरा मेरा अनुभव आज तक ये रहा है, जिस आदमी की नीयत साफ है और जो ईमानदारी से लगातार और सतत मेहनत कर सकता है, जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बिल्कुल। मेहनत लगातार नहीं है, सतत नहीं है, दीर्घकालीन नहीं है, या नियत में कहीं पर खोट है, तो अव्वल तो सफलता मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो टिकेगी नहीं। इसलिए परमानेंट सक्सेस एक्वायर करने के लिए दीर्घकालीन सतत मेहनत और साफ नियत, ईश्वरीय अनुकंपा भी उसी को मिलती है जिसकी नियत साफ होती है। ये दूसरा लेसन है मेरे जीवन का। ओके। पता नहीं कभी कोई गुस्से में आकर के मैंने कोई रिएक्ट किया हो तो मुझे याद नहीं। मैंने अवसरवादिता कभी इस्तेमाल नहीं की। कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां पर मुझे तय करना था, ये करना है कि ये करना है, मैंने वहां पर वो किया जो मेरा उत्तरदायित्व था, वो नहीं किया जिसमें मुझे फायदा था। आज तक नुकसान नहीं हुआ मुझे, अपॉर्चुनिस्ट कभी नहीं रहा मैं। ओके। जो मेरे से एक्सपेक्टेड है, जो मेरी ड्यूटी है, वो मैंने की, भले ही सामने वाला पात्र था या नहीं था। मुझे क्या नुकसान हुआ? आज तक तो हुआ नहीं। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास मदद के लिए आए तो कभी मना मत करना। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि कोई मदद के लिए आया है, ये जरूर है, उसकी पात्रता देखी जानी चाहिए। मदद न कर पाए तो उसको संतुष्ट करके भेजें। बिल्कुल सर। आज इस लायक है कि ईश्वर ने किसी को मदद के लिए भेजा है, उसके जिस दिन जच गई ना, उस दिन हमारी ये लायकी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई मदद के लिए आए कभी मना न करें। वेरी ट्रू। ये दुनिया जो बड़ी खूबसूरत दिख रही है ऐसे ही लोगों की वजह से है, वरना अवसरवादिता, ओछापन, घटियापन
कूट कूट करके भरा है। दुनिया बर्बाद ऐसे ही लोगों ने की है। ना तो कोई व्यक्ति बुरा होता, ना धर्म बुरा होता। किसी विशेष परिस्थिति में हमने एक्ट गलत किया, सामने वाले को बुरा लगा, उसने रिटेलिएट किया, इस तरीके से बुराई की शुरुआत होती है। आप बुरे व्यक्ति से भी एकांत में मिल करके देखें, आपको उसके अंदर भी एक अच्छा व्यक्ति दिखेगा। बस हम किसको किस हद तक कुरेदते हैं और किसको किस एंगल से छूते हैं, वैसा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल सर। तो मैंने जीवन में ये 3 चीज़ें देखी हैं। मैंने इन 3 सिद्धांतों पर जिंदगी को जिया है और आज ईश्वर की अनुपम कृपा है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। और कभी संकट में आया तो ईश्वर ने अपने आप ही निकाल दिया, मुझे कुछ नहीं करना। सर आपके जो 3 लेसन हैं मुझे लगता है कि मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी मेरी जो स्ट्रगल की जर्नी है वो भी धीरे धीरे करके और पेस पकड़ रही है। इसको एंजॉय करें, संघर्ष को एंजॉय करें। सफलता को तो दुनिया ही करती है सर। बिल्कुल सर। और मैं वास्तव में, जो मेरे पास में संघर्षशील व्यक्ति आता है उसकी पीठ थपथपाता हूं। सफल लोगों के आगे पीछे नहीं भागता मैं। सफल होने के बाद में आगे पीछे भागना तो चापलूसी है, वो सहयोग नहीं है। बिल्कुल सही है सर। किसी के संघर्ष का सम्मान करें आप, मैं करता हूं। इसलिए रौनक, संघर्ष को एंजॉय करें। सफलता एक दिन गारंटी से मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो सफलता की परिभाषा बदल देंगे। सफलता वही थोड़ी है जो दुनिया की किताब में लिखी है, हम परिभाषा बदल देंगे। ये आत्मविश्वास होता है संघर्ष में तपे हुए व्यक्ति से। इसलिए एंजॉय करो संघर्ष को। खोने को क्या है, क्या लाए थे साथ? कुछ नहीं है, जस्ट एंजॉय। हाँ सर, जो आपने लास्ट वर्ड बोला, जस्ट एंजॉय, माय फादर आल्सो यूज्ड टू से दिस ऑन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, जस्ट एंजॉय। कुछ भी हो, जस्ट एंजॉय। तो अल्टीमेटली सर वी ऑल आर एंजॉयिंग। जैसे मेरा स्टार्टअप है, ही इज आल्सो हैप्पी नाउ, और आई एम आल्सो हैप्पी विद माय स्ट्रगल, सो जस्ट एंजॉय। कुछ चीजें मुझे जीवन में बिल्कुल नापसंद है। मैं किसी आदमी को आत्मग्लानि से भरा हुआ, अपराध बोध से भरा हुआ देखना कतई पसंद नहीं करता। इवन अगर किसी ने गलती की है, मेरे सामने आया, तो मैंने सबसे पहले उस एहसास कमतरी को हटाया उससे। आत्मग्लानि का शिकार, एहसास कमतरी का शिकार, हीन भावना का शिकार, अपराध बोध का शिकार व्यक्ति बहुत तकलीफ वाली स्थिति में होता है। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस अवस्था में हो, और अगर हुआ है तो मैंने उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश की है। दूसरा, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी 18-20 साल के लड़के की आंख में वो चमक देखता हूं, और ये देखता हूं कि इस बच्चे ने अपने डिटर्मिनेशन को दोबारा तैयार किया है और लक्ष्य पर नजर है। क्रिकेट मैच देखते हो, 18-20 साल का लड़का जब दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर को छक्का मार करके उससे आंख से आंख मिला करके देखता है ना, वो आत्मविश्वास के शिखर पर देखना मेरी पसंद है। थैंक यू सो मच सर। अब सर से बात करते रहें, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई टाइम की कमी रहेगी। बट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सर के साथ में। सर, इंग्लिश को अगर हम देखते हैं, आप जो पढ़ाते हैं इंग्लिश को, बट सर अभी भी आपके पास में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, फिर आपको लगता है कि मुझे डेली पढ़ना चाहिए? नहीं, ये तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं विलक्षण हूँ। ऐसा नहीं है बेटा। दुनिया के किसी भी फील्ड में कोई आदमी अगर ये कहे कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल रहा है या उसको घमंड आ गया। हाँ, रोज़ पढ़ना चाहिए, और एक टीचर को तो पढ़ना ही चाहिए, और आज भी रोज़ नई बातें सीखता हूँ। इसलिए पढ़ना तो जब तक आप पढ़ा रहे हो, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर एक स्टूडेंट नहीं हो तो अच्छे टीचर भी नहीं हो सकते। नो डाउट। तो पढ़ना चाहिए सभी बच्चों को। मैं भी पढ़ता हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए। So thank you so much sir. Sir, how was your experience with खास बुक sir? It was splendid। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी खास बुक के साथ में, ये सब लोग बहुत रॉ हैं, है ना। इनमें अभी वो व्यावसायिक चमक दमक नहीं है। ये दिल से काम करने वाले लोग हैं। इनके काम में बनावट नहीं है, और अगर होती तो मैं आपसे मिलता भी नहीं। मैंने आपको समय इसीलिए दिया कि मुझे आपके प्रयासों में ईमानदारी दिखी। इस ईमानदारी को, सादगी को बरकरार रखें, लगातार तरक्की करते जाएं, लेकिन कहीं पर भी व्यावसायिकता को बहुत ज़्यादा अपने मुख्य लक्ष्य पर हावी मत होने देना। मेरे लायक जो भी मदद हो, जब भी हो, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रौनक, थैंक यू।